गुड मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर 14 प्राकृतिक संपदा चल रहा था हमारा, और आज हम पढ़ेंगे जैव रासायनिक चक्र। प्रकृति में जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं और इनके बीच में सामंजस्य जरूरी है, आवश्यक है। इनके बीच में जब सामंजस्य होता है तो प्रकृति बरकरार रहती है, चक्र चलते रहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं बच्चों की जैव रासायनिक चक्रों को कई भागों में बांटा है, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे जल चक्र, फिर हम देखेंगे नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। तो ये विभिन्न चक्र चलते रहते हैं और प्रकृति के सामंजस्य को बनाए रखते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों सबसे पहले जलीय चक्र का। जलीय चक्र किस प्रकार से होगा? जलीय चक्र आपको मैं बार बार बता रही हूं कि भूभाग का 75% भाग यानी कि पृथ्वी का 75% भाग पर क्या है? जल है, और जिसमें भूमिगत जल भी शामिल है। तो आज हम जल चक्र देख रहे हैं बच्चों। ये भूमि है और यहां पर समुद्र या तालाब है। तो भूमि के अंदर जो जल होगा वो होगा भूमिगत जल। तो हैंडपंप लगा के, नलकूप लगाकर क्या किया जाता है? इसको जल को बाहर लिया जाता है। और प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो जड़ों से क्या करते हैं? भूमिगत जल का अवशोषण करते हैं। तो यहां पर हम देखें तो जीव जंतु, पेड़ पौधे भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। और यहां पर ये नदी, तालाब, समुद्रों का जल है। देखिए बच्चों की जब गर्मी पड़ती है तो क्या होता है कि पानी गर्म होता है और पानी की क्या बनती है? भाप बनती है, जल वाष्प बनती है। जल वाष्प बन के पानी ऊपर उठता है। और इसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी क्या पाया जाता है? वाष्पीकरण की क्रिया होती है। जीव जंतु, पेड़ पौधों में वाष्पीकरण होता है। जीव जंतुओं में श्वसन भी होता है। इस तरीके से जल वायुमंडल में वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है। तो यहां पर तो देखते हैं कि ये जो जल बना, ये वाष्पीकरण के द्वारा बना, भाप बना ना, जल वाष्प बनी वाष्पीकरण के द्वारा। और यहां पर पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है बच्चों, वाष्पोत्सर्जन, जल का भाप बनकर बाहर निकलना। और जल भाप बनकर बाहर ऊपर की ओर उठता है गर्म वायु के साथ। गर्म वायु के साथ जब उठता है तो बाद में ही गर्म वायु के साथ, गर्म वायु ठंडी होती है और जल भी क्या होता है? ठंडा होता है।
ठंडा होने पर जल का क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है और क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। यहाँ पर ये बादल बन गए हैं और बादलों में क्या होती है, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती हैं संघनित होकर। कैसे, संघनित। जल की बूंदें बड़ी बन गई हैं और संघनित होकर बड़ी बन जाती हैं ये बूंदें। अब ये ठहर नहीं पाते हैं और वर्षा के रूप में जल नीचे की ओर बरसता है। तो वर्षा होती है और वर्षा के रूप में जल कहां पर आया बच्चों, नीचे गिरा। अब ये वर्षा का जल जब नीचे गिरता है तो क्या होता है कि भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, तालाबों में, समुद्रों में चला जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पहले जल यहां से भाप बन के ऊपर गया, ठंडा हुआ, बूंदें बनी और वहां से वर्षा और बर्फबारी के रूप में जल वापस नीचे की ओर गिर जाता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु वापस इसका यूज करते हैं और नदियों तालाबों में वापस यूज हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए एक चक्र चल रहा है ये, कि पहले अगर देखें तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक गोल चक्र चल रहा है कि ऊपर से जल आया, नीचे भूमि पर यूज हुआ, भूमि पर यूज हुआ जल वापस से भाप बन के ऊपर गया। तो इस तरीके से ये एक चक्र चलता रहता है और पानी का, जल का संतुलन बना रहता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो प्राकृतिक संपदा है वो हमारी बनी रहती है जल चक्र के रूप में। तो ये हमने अभी देखा बच्चों जलीय चक्र, और जलीय चक्र के बारे में आपको समझाया, आप नोट कीजिए। तो ये है प्रकृति में जलीय चक्र। आपकी बुक में भी चित्र बना हुआ है, बुक में भी आप देख सकते हैं और यहां तो आप देख ही रहे हैं। तो बच्चों ये हमने पहला चक्र देखा, जलीय चक्र। नेक्स्ट देखते हैं अब हम नाइट्रोजन चक्र। तो जैव रासायनिक चक्र हमारा टॉपिक चल रहा है और इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे अब नाइट्रोजन चक्र। आपको पता है बच्चों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में 78%, 78% नाइट्रोजन गैस होती है। ये नाइट्रोजन गैस है वो N2 के रूप में होती है और N2 का डायरेक्ट, ना तो जीव जंतु, पेड़ पौधे कोई भी डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष रूप से इसका डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन जो है वह विभिन्न आवश्यक, जैसे नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन जो तत्व है वह विभिन्न जीवन के लिए उपयोगी नाइट्रोजन तत्व जीवन के लिए उपयोगी
पोषक पदार्थों में पाया जाता है। तो आप सोचेंगे कि ये नाइट्रोजन कौन से पोषक पदार्थों में आ गया? तो देखिए बच्चों, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन के अंदर अमीनो अम्ल होते हैं और अमीनो अम्लों से ही प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन, अमीनो अम्ल, जो हमारी कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, डीएनए, जो सेल के अंदर डीएनए और आरएनए है, उनमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। और विभिन्न विटामिन्स हैं, उनमें भी क्या पाया जाएगा बच्चों? नाइट्रोजन पाया जाएगा। तो देखिए, नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन तत्व जीवन के लिए उपयोगी जो पोषक पदार्थ हैं उनमें पाया जाता है, और इनमें आते हैं जैसे प्रोटीन, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, विभिन्न विटामिन, इन सभी में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। अगर नाइट्रोजन तत्व नहीं है तो ये सब हमें उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके संरचना के घटक के अंदर नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। अब देखिए, डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसको परिवर्तित रूप में उपयोग करते हैं पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों से हम यूज करते हैं, क्योंकि हम भी डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर सकते। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए कि नाइट्रोजन का किस किस उपयोगी पोषक पदार्थ में पाया जाता है। तो अब हम नाइट्रोजन चक्र देखेंगे, किस तरीके से यूज किया जाएगा इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का। तो देखिए बच्चों, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है जो वायुमंडल में उपस्थित है। इसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो हरे पेड़ पौधे और हरे पादपों में भी विशेष जाति के पौधे, जैसे कि देखिए मटर, जो मटर है उसका कुल माना जाता है लेग्यूमिनेसी कुल का पादप है ये मटर, चना, लेग्यूमिनेसी कुल के जितने भी पौधे हैं, मटर, चना और भी जो भी लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर आते हैं, इनके अंदर एक खासियत होती है, एक विशेषता होती है कि जो इनकी जड़ें हैं, पौधों की जड़ें हैं, वो जड़ें अंदर जाके ग्रंथिल होती हैं, ग्रंथियों के रूप में जड़ें होती हैं। और इन जड़ों के अंदर, इन जड़ों को राइजोपस बोलते हैं बच्चों, और इन जड़ों के अंदर मटर का प्लांट है ये, और इन जड़ों के अंदर एजोबैक्टर जीवाणु पाए जाते हैं। एजोबैक्टर, एजो होती है नाइट्रोजन, ये एजोबैक्टर जीवाणु क्या काम करते हैं? ये वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस है, ये लेंगे और किस में बदल देंगे? नाइट्रेट्स में। किस में बदलेंगे? नाइट्रेट्स में।
और ये नाइट्रेट्स अब कौन यूज करेगा? इन नाइट्रेट्स को यूज करते हैं पादप, स्कूल के पादप। और इस कुल के पादप यूज करके बनाते हैं अमीनो अम्ल। क्या बनाते हैं बच्चों? अमीनो अम्ल। नाइट्रेट से क्या बनेंगे? अमीनो अम्ल। और इन अमीनो अम्लों से बनता है प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन बन गया, इसको डायरेक्ट मनुष्य या जीव जंतु तो डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते, लेकिन इन पौधों से जो मिला प्रोटीन या जो नाइट्रेट्स चेंज हुए अमीनो अम्लों में, उसको जीव जंतु यूज करेंगे। जीव जंतु। देखिए, जो ये नाइट्रेट्स बने हैं, अमीनो अम्ल बना दिया, प्रोटीन बना दिया, डायरेक्ट पादप अमोनिया भी बना देते हैं, अमोनिया। और जंतु भी क्या बनाते हैं? अमोनिया। यानी कि यहां पर क्या हो गया? अमोनियाकरण हो गया। अब ये अमोनिया वापस से किस में चेंज हो जाती है? नाइट्रेट्स में चेंज हो जाती है। कैसे होगी वो मैं आपको अभी चक्र से बताऊंगी। तो ये आपको साइड में मैंने बताया कि इस तरीके से क्या होता है, लेग्यूमिनेसी कुल के पादप हैं, उनमें जीवाणु पाए जाते हैं, विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं। और नाइट्रेट्स पादपों में आ गए हैं। नाइट्रेट से बनेंगे अमीनो अम्ल और अमीनो अम्लों से बनता है प्रोटीन। और प्रोटीन वाले पेड़ पौधे को जीव जंतु यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने बताया क्या आपको, नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स का बनना। ये आपको अलग से समझाया मैंने, वो चक्र भी हम अलग से लिखेंगे, पर ये आपको अलग से समझाना जरूरी था। तो बच्चों अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। बच्चों अभी हम नाइट्रोजन चक्र देख रहे थे और नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का नाइट्रेट्स में चेंज देख रहे थे। और नाइट्रेट्स में चेंज कौन से? लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों ने चेंज किया था, जिनकी जड़ें ग्रंथिल होती हैं, उनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसमें चेंज कर देते हैं? नाइट्रेट्स में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझाया था मैंने। अब हम चक्र देखते हैं किस तरीके से होगा। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हरे पादप लेते हैं और नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं। और नाइट्रेट्स में चेंज करना कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। स्थिरीकरण ये विशेष जीवाणु करते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के पादप ग्रंथिल जड़ें होती हैं जिनमें ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रो स्थिरीकरण भी बोलते हैं इसे। और दूसरा क्या होता है कि जब बिजली चमकती है और उच्च दाब होता है
तो बिजली जब वर्षा होती है ना, वर्षा होने पर या उससे वैसे भी वर्षा होने पर बिजली चमकने से उच्च दाब पर जो नाइट्रोजन गैस है वह किस में चेंज हो जाती है? नाइट्रेट्स में चेंज हो जाती है, और इसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रिफिकेशन होता है, और नाइट्रिफिकेशन में वायुमंडलीय और औद्योगिक स्थिरीकरण भी होता है। औद्योगिक स्थिरीकरण, और औद्योगिक स्थिरीकरण में नाइट्रिफिकेशन होता है बच्चों, नाइट्रिफिकेशन। और इस नाइट्रिफिकेशन में बनते हैं नाइट्रेट्स। तो एक तो नाइट्रेट्स बने हरे पादपों द्वारा, दूसरे बने नाइट्रिफिकेशन द्वारा। अभी आपको बताया था ये प्रोटीन बनाएंगे हरे पौधे और अमीनो अम्ल बनेंगे, तो अमीनो अम्लों का बाद में विघटन होगा और बनती है क्या? अमोनिया। अमोनिया गैस बनती है बच्चों, अमोनिया। और इसे बोलते हैं बच्चों अमोनियाकरण। इन हरे पेड़ पौधों को जीव जंतु, हरे पेड़ पौधों को जीव जंतु यूज करते हैं, और जीव जंतु भी क्या करते हैं? फिर अमोनिया बनाते हैं। तो यहां भी अमोनियाकरण हो जाता है। और बच्चों देखिए, इस तरीके से अमोनियाकरण हुआ, अमोनिया बन गई, और अमोनिया से बनते हैं नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स बनते हैं, नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट्स। कुछ जीवाणु होते हैं वो अमोनिया को किस में बदलते हैं? नाइट्राइट्स में बदलते हैं। फिर ये नाइट्राइट्स किस में बदल जाते हैं? नाइट्रेट्स में बदल जाते हैं। इन नाइट्रेट्स को वापस पौधे यूज कर लेते हैं, वापस से पौधों द्वारा यूज कर लिया जाता है, भूमि में बनेंगे, और इनका यूज कौन कर लेते हैं? पौधे कर लेते हैं वापस से। या फिर नाइट्रेट्स वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन के रूप में बदल जाते हैं, और इसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहेंगे इसे? डीनाइट्रिफिकेशन। जब जीव जंतु पेड़ पौधे मर जाते हैं तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? इनको किस में चेंज कर देते हैं बच्चों? नाइट्राइट्स में चेंज कर देते हैं, और नाइट्रेट्स से वापस बनते हैं नाइट्रेट्स। ये नाइट्रेट्स को वापस से पेड़ पौधे यूज कर लेते हैं, या फिर इनका डीनाइट्रीकरण हो जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, और डीनाइट्रिफिकेशन के कारण वापस नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में आ जाती है। तो ये है हमारा नाइट्रोजन चक्र। बना लीजिए बच्चों इसे।
तो ये नाइट्रोजन चक्र देखा हमने और आपने ये नाइट्रोजन चक्र बना लिया होगा। आपके पास क्वेश्चन आ जाए नाइट्रोजन चक्र समझाइए, तो आप ये चक्र बनाकर इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नाइट्रोजन चक्र के बाद कार्बन चक्र। कार्बन, कार्बन को लिखते हैं हम C से। और वायुमंडल में क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट यूज कैसे किया जाएगा? पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भूमि से जल लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। हरा होने के कारण उनमें क्या होता है? हरित लवक या क्लोरोफिल होता है उनके अंदर। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो हम इधर देख सकते हैं बच्चों कि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कहां से मिली है? वायुमंडल से, और जल H2O। हरे पौधे हैं, क्लोरोफिल होगा इनके अंदर। क्लोरोफिल, पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति होगी और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल हरे पौधे लेते हैं, और क्या बनता है? कार्बनिक यौगिक बनते हैं, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6 बनता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। हरे पौधों में ये क्रिया होती है। हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल लेते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। हरे पौधे हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित है, और सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है, और इन दोनों की क्रिया से, इनकी उपस्थिति में बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का सूत्र बताया मैंने, C6H12O6। और ये पौधों में क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है, पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी कि पौधों द्वारा भोजन का बनाना। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी कि अपना खाद्य पदार्थ बनाते हैं पौधे। और ये फूल, पत्ती, फल, इनमें क्या होता है? संग्रहित हो जाता है। पत्तियों में संग्रहित हो गया, तो इसे कहा हमने प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए, तो हम यह बता सकते हैं कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड थी, और इन्होंने किन्होंने? हरे पौधों ने, हरे पादप। कौन सी क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लेते हैं। हरे पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लेते हैं। बच्चों ये नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लीजिए फटाफट से, प्रकाश संश्लेषण क्या था।
और इनके अंदर, हरे पौधों के अंदर क्या हुआ, खाद्य संग्रहण हो गया, कार्बनिक यौगिक बन गए हैं, कार्बनिक यौगिक। और इन हरे पौधों को जीव जंतु खाते हैं। तो अब कार्बनिक यौगिक कहां प्राप्त हो गया बच्चों, जीव जंतुओं को प्राप्त हो गया, क्या, कार्बनिक यौगिक, यानी कि इनको भी पोषण खाद्य प्राप्त हो गया, किनको, जीव जंतुओं को। अब देखिए ये पौधे हैं और पौधों को जलाया जाता है, जलाने पर पौधों पर से क्या बनता है, कोयला, या दब जाते हैं तो भी क्या बनता है, कोयला। तो पादपों से क्या बन गया, अब आगे कोयला प्राप्त हो गया, कोयला यानी कि कार्बन। ये तो कोयला जलाने से, दहन करने से प्राप्त हुआ, दहन करने से किसका, पादपों का। दूसरा क्या हो सकता है कि लाखों करोड़ों वर्षों तक पेड़ पौधे दबे रह जाते हैं और किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, पेट्रोलियम में। जीव जंतु भी दबे रह जाते हैं और उनसे भी क्या प्राप्त हो जाता है, पेट्रोलियम प्राप्त हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुए हरे पौधों से, उनको जीव जंतुओं ने खाया, कार्बनिक यौगिक उन्हें भी मिल गए। पेड़ पौधे जल जाएं तो कोयला बन जाता है, या फिर दब जाएं तो किस में चेंज हो जाते हैं, पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार जीव जंतु भी, जो उनके अंदर कार्बनिक यौगिक है, वो भी दब जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्षों बाद किस में चेंज हो जाते हैं, पेट्रोलियम में, और कोयले में भी चेंज हो जाते हैं। कुछ क्या करते हैं, शल्क भी बनाते हैं जीव जंतु, तो ये अकार्बनिक कार्बोनेट्स भी बना लेते हैं कुछ जंतु, कार्बोनेट, अकार्बनिक कार्बोनेट किस रूप में बनाते हैं, शल्क के रूप में, शल्कीय होता है ये। तो जीव जंतुओं से क्या बन गया बच्चों, अकार्बनिक कार्बोनेट भी बन जाता है। पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में भी श्वसन होता है, तो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं श्वसन की प्रक्रिया में, या जलाया जाता है तभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऐसे ही जीव जंतुओं में भी क्या पाया जाता है, श्वसन और विघटन। श्वसन व विघटन की क्रिया में पेड़ पौधे, जीव जंतु क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस वातावरण में मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में होती है वह जल के साथ मिलकर पानी के कार्बोनेट भी बनाती है, पानी के कार्बोनेट, और बाद में पानी के साथ बने हुए कार्बोनेट किस में चेंज हो जाते हैं, चूना पत्थर में। तो ये था हमारा कार्बन चक्र। तो इस तरीके से कार्बन का चक्र चलता रहता है और इस तरीके से कार्बन का, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका यूज होता रहता है और वापस बनती रहती है, और एक चक्र के रूप में, देखिए आपको चक्र के रूप में ही दिखाई दे रहा है, तो एक चक्र के रूप में चलता रहता है कि उससे वो बना और उससे वो बना, वापस फिर वो बन गया, तो एक चक्र हो गया बच्चों ये। तो ये था हमारा कार्बन चक्र। आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्बन का चक्र चला है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, हरे पौधे, और प्रकाश संश्लेषण में फिर क्या बनाते हैं, ये कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। ये कार्बनिक यौगिक जंतुओं द्वारा यूज किया जाता है, जंतुओं का कार्बनिक यौगिक बन जाता है। पेड़ पौधों का दहन हो जाए तो कोयला बन जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, और पेड़ पौधे दबे रह जाते हैं लाखों करोड़ों वर्षों तक, तो क्या बना देते हैं, पेट्रोल। ऐसे ही जीव जंतु भी लाखों करोड़ों वर्षों तक दबे रह जाते हैं तो क्या बनाते हैं, पेट्रोलियम। और जीव जंतुओं के मरने पर या पेड़ पौधों के जलने पर क्या बन जाता है, लास्ट कार्बन, कोयला ही प्राप्त होता है। और जीव जंतु क्या करते हैं, श्वसन या विघटन की क्रिया में वापस से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। इसी प्रकार हरे पौधे भी श्वसन की क्रिया में वापस से वायुमंडलीय गैस छोड़ देते हैं। कौन सी गैस छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड।
वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिलकर पानी के कार्बोनेट्स बनते हैं जो चूना पत्थर का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा बच्चों कार्बन चक्र, आप नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों आज लोहड़ी है और कल मकर संक्रांति है, तो आज लोहड़ी की शुभकामनाएं और कल एडवांस में ही आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। कल हमारी क्लास नहीं होगी क्योंकि जयपुर में अवकाश रहता है कलेक्टर की तरफ से, तो कलेक्टर साहब ने अवकाश घोषित कर रखा है, तो कल हमारा अवकाश रहेगा, कल हमारी क्लासेस नहीं होंगी। परसों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक लेकर नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू बच्चों।